देखिए जो अब टॉपिक आ रहा है दैट इज़ द कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन कम्स आफ्टर द कोड जनरेशन, कि आपने एक कोड जनरेट कर लिया है। अब वो जो कोड जनरेट हुआ है उसको और इफेक्टिव कैसे बनाए, उसको और ऑप्टिमाइज कैसे कराएं, ताकि वो जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम है इट कैन रन मोर फास्टर एंड टेक लेस स्पेस। और दोनों ही हम कर सकते हैं कि फास्टर भी रन करे और स्पेस भी कम ले। तो इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। देखिए ऑप्टिमाइजेशन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, द प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपको प्रोग्राम का ट्रांसफॉर्मेशन करना है दैट इम्प्रूव्स द टारगेट कोड। टारगेट कोड को जो इम्प्रूव करेगा विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टारगेट मशीन। ठीक है, आपको टारगेट मशीन की क्या प्रॉपर्टीज़ है उससे कोई मतलब नहीं है, और उसको आपको क्या करना है, आपको मशीन जो आपका टारगेट कोड है उसको अप्रूव करना, लेकिन आपको टारगेट मशीन के ऊपर आप क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेकंड होता है मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है, ये रजिस्टर्ड एलोकेशन के ऊपर बेस्ड होता है, और ये यूज़ करता है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। ठीक है, ये आपका रजिस्टर एलोकेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इट मीन्स कि इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द टारगेट, उसका मशीन का क्या बिहेवियर है, यहाँ पर आपके एलोकेशन है। ठीक है, उसमें स्पेशल मशीन इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होती है टू इम्प्लीमेंट मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है कोड इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, सबसे मोस्ट बेनिफिट फॉर द लेस्ट एफर्ट, आपको कम से कम एफर्ट में आपको बेनिफिट ज़्यादा लेना है। ठीक है, जब आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं प्रोग्राम का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वही रहना चाहिए। ठीक है, और प्रोग्राम की हमें स्पीड एक कुछ अच्छे मेजरेबल अमाउंट से हम उसको बढ़ा देंगे। दैट इज़ द आपका क्राइटेरिया है कोड इम्प्रूवमेंट का। अब देखिए सबसे पहले आता है कि फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन इस तरह करना है कि आपको जो फंक्शन है वो आपका प्रिजर्व रहे। तो उसमें सबसे पहला तरीका है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। जो आपके कॉमन सब एक्सप्रेशन है उसको क्या कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका T1 क्या कर रहा है, 4 × I कर रहा है। T2 T1 का जो ए है अरे है जिसमें T1 आपने पास किया हुआ है उसको यहाँ पर T2 पे असाइन कर रहा है। फिर 4 × J आप कंप्यूट कर रहे हैं, T3 में असाइन कर रहे हैं। फिर 4 × I, देखिए T1 में भी आप 4 × I कैलकुलेट कर रहे थे, T4 में भी आप 4 × I कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि इसके लिए अलग वेरिएबल लिया था आपने, इसके लिए अलग वेरिएबल लिया था। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको सेम एक बार आपका कैलकुलेट हो गया तो ठीक है। अगर आपको T5 यहाँ पर चाहिए ही तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आपने Tn यहाँ पर पास कर दिया, आप T1 को एक बार ही इसको यूज़ करेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे आप एलिमिनेट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है आपने T4, तो T4 यहाँ पर लिखने की बजाय आप यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, T1 भी डायरेक्ट लिख देंगे तो भी आपको आंसर वही मिलेगा। अगर यहाँ पर आपको T4 यूज़ करना है तो T4 आप एलिमिनेट करेंगे तो T1 से भी इसका काम चल जाएगा। सेकेंड मेथड है फंक्शन प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉपी प्रोपोगेशन। सपोज आप लिखते हैं x = pi, पाई आई की वैल्यू कांस्टेंट आपके पास गिवन होती है, और फिर कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक्सप्रेशन। अगर आप इसको एक साथ एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तब भी मीनिंग सेम रहेगा, तो आपको बजाय 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, ये आपका थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा। नेक्स्ट आइए डेट कोड एलिमिनेशन। डेट कोड एलिमिनेशन कहता है कि वो कोड जो यूज़ होना ही नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। सपोज आपने आई की वैल्यू क्या ले रखा है, 0 ले रखी है, उसके बाद आप लिखते हैं I = 1 एंड A = B+5। देखिए पर्टिकुलर जो आई वाला जो लूप है ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि आई की वैल्यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट, आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो आई का आप बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हो तो तब भी आपका आई आपका इफ लूप इम्प्लीमेंट होता है। आई की वैल्यू आपने चेंज नहीं की, आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करती है, कांस्टेंट है। उसके बाद आप I = 1 पर एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जो कि कभी भी रन नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, डेट कोड हो गया। तो इस कोड को अगर हम हटा भी देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट फोल्डिंग कहता है कि सपोज देयर आर 2 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, आप जितनी बार भी इसको इंप्लीमेंट करेंगे आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू को चेंज तो हो नहीं रही है। यहाँ पर वेरिएबल होता तो हो सकता है कि आप अगर उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते तो वैल्यू चेंज हो सकती थी, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो बजाय कि पूरा स्टेटमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको डिवाइड पता है कि क्या होगा, इसको सीधा इसको डिवाइडेड वैल्यू आप डायरेक्टली लिखिए ताकि डिवीजन में आपका टाइम स्पेंड कम हो। अब आता है आपका लूप ऑप्टिमाइजेशन। लूप ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है, रनिंग टाइम ऑफ अ प्रोग्राम कैन बी इम्प्रूव्ड इफ़ वी डिक्रीज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द इनर लूप। देखिए आपका जो लूप है वो कैसे काम करता है, पहले पूरा इनर लूप चलता है फिर बाहर आउटर लूप आता है, यानी कि अगर आप इनर लूप्स में जो इंस्ट्रक्शंस है वो अगर वो कम कर देते हैं और इंस्ट्रक्शन को बाहर लेकर आते हैं आउटर लूप में, तो आपका क्या हो जाएगा,
रनिंग टाइम इम्प्रूव हो जाएगा प्रोग्राम का। इसका पहला तरीका है कोड मोशन। कोड मोशन कहता है कि सपोज आपने लिखा है वाइल आई इक्वल टू लिमिट -2, तो जब भी ये आई वाइल लूप चलेगा हमेशा ये कैलकुलेशन साथ में चलेगी, जो कि चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, आपकी आई की वैल्यू चेंज होगी ना आगे जाके, अगर आप कंडीशन चेंज करते हैं, ये तो आपकी वैल्यू सेम ही है। तो जब भी आपका जितनी बार भी वाइल लूप चलेगा आपको लिमिट -2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बजाय इसके इसको सपोज वाइल लूप 10 बार चलाते हो तो 10 बार आपको लिमिट -2 कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो लिमिट -2 को आप बाहर लेकर आइए वाइल से, ताकि वो एक बार कैलकुलेट हो गया उसके बाद आप उसको वाइल लूप में जितनी बार उसकी वैल्यू को सिंपल वैल्यू कंपेयर हो जाएगी। आपको लिमिट -2 बार बार कैलकुलेट करना तो नहीं पड़ेगा ना। ये देखिए, अब आता है इंड्यूस्ड वेरिएबल। इंड्यूस्ड वेरिएबल होते हैं जो कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से निकलते हैं, जिसकी वैल्यू सपोज आपने लिखा है j इक्वल टू j-1, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं T4 इक्वल टू 4j, जो आपके j की वैल्यू 4 टाइम्स करके उसको -4 कर रहे हैं। तो ये T4 क्या हो गया, आपका इंड्यूस्ड वेरिएबल हो गया, जिसकी वैल्यू आपकी यहाँ से j से निकल रही है। तो यानी कि एवरी टाइम यू आर कैलकुलेटिंग द 4j। ठीक है, j की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, 4j आप कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर डिक्रीमेंट हो रही है, फिर 4j कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, पूरा एक लूप चल रहा है। तो इस लूप के बाद आपने देखा कि वैल्यू चेंज होनी ही होनी है, तो इस 4j को आप बाहर लेकर आइए, क्योंकि j की वैल्यू जब भी डिक्रीमेंट होगी इस लूप से बाहर आएगा। ये 4j को बजाय इस लूप में बार बार इंप्लीमेंट करने के लिए 4j को बाहर कैलकुलेट कर ले और सीधा इसकी वैल्यू को यूज़ कर ले। ठीक है, दैट इज़ द इंड्यूस्ड वेरिएबल। और लास्ट आता है आपका रिडक्शन इन स्ट्रेंथ। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ कहता है कि सपोज आपके पास कोई एक्सप्रेशन है x², तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं x इंटू एक्स से। इस तरह लिखेंगे तो ये कोड थोड़ा चीपर रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। थैंक यू।